नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का जिज्ञासा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्न आते हैं और कई बार कंफ्यूजन होने के कारण हम सही विकल्प नहीं चुन पाते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी तमाम समस्याओं को इस छोटे से वीडियो में मैं दूर कर सकूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। सबसे छोटी इकाई इसलिए है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे हमने लिखा रमेश, तो इसका हम वर्ण में छेद कर सकते हैं। शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। अब ये रा है, ये भी ये आवर्ण है, ये आस्वर है, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें वर्ण कहते हैं। और इनका नाम दूसरा नाम अक्षर भी है क्योंकि इनका क्षरण नहीं हो सकता, ये अपना स्वरूप नहीं बदल सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब वही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला, इस पूरी हिंदी वर्णमाला के वर्णों को हम इधर का उधर कर दें तो हम इसको फिर वर्णमाला नहीं कहेंगे। ये एक व्यवस्थित क्रम में है और यह व्यवस्थित क्रम कैसा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जान लें। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की निश्चित संख्या कितनी है, क्या है? तो आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा 11। अब एक सवाल और बनता है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों के अनुसार मात्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो कई बार बच्चे या परीक्षार्थी यह सोच लेते हैं कि जब स्वर 11 हैं तो निश्चित रूप से मात्राएं भी 11 होंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मात्राओं की निश्चित संख्या 10 है क्योंकि ह्रस्व आ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। सामान्य स्वर, सामान्य स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को जोड़ा जाता है। इनकी गणना सामान्य स्वरों में होती है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 4। संस्कृत की कहानी कुछ और है, लेकिन हिंदी की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन यहां पर समझाने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए मैंने अलग अलग ढंग से इनको लिख रखा है, आप लोग ध्यान दें। दीर्घ स्वर यहां पर मैंने लिखे हैं 3, आ, ई और उ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आ जो है, उदाहरण स्वरूप आ अपने ही मूल स्वर से एक बार पहली बार मिला होगा और वो आ बना होगा। इसके बाद फिर आ को एक बार फिर से आप दीर्घ आ को दीर्घ आ से ही मिलाइए तो भी आ ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बढ़ाते चले जाइए। तो अपने ही जाति के स्वर से ये मिलते हैं, इसलिए ये इनका दीर्घ रूप बन जाता है। इसी तरह से ई के बारे में भी कह सकते हैं। ई है, पहली बार में ये दो मूल स्वर ई आपस में मिलेंगे और इसके बाद इसका दीर्घ रूप सामने आएगा, फिर ह्रस्व रूप और दीर्घ रूप मिल करके तीनों परिस्थितियां बनती हैं, उनमें उनका दीर्घ रूप ही बनेगा। इसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसलिए है क्योंकि इनको अलग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्वर है ये अलग अलग जातियों के स्वरों से मिलकर के बना है। जैसे कि आ और ई, ये दो मिलते हैं तो ये ए बन जाता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। दोनों मिला करके इसका स्वरूप बनता है।
कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थानों से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए ये ए है। और इसको इसीलिए हम संयुक्त स्वर में रखते हैं, क्योंकि अलग अलग जाति के दो स्वर यहाँ पर मिलते हैं। और इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि दीर्घ स्वर का लक्षण क्या है कि जब एक वहां पर दो मात्राएं हैं, दो स्वर हों, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक स्वर है, इसमें दो स्वर है आ और अ बराबर आ, ये दीर्घ रूप हुआ। इसी तरह से इसमें भी दो स्वर है आ और ई बराबर ए, तो ये दीर्घ रूप तो है ही, लेकिन ये जो है ये संयुक्त स्वर है। और ये संयुक्त स्वर क्यों नहीं है ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये अपने ही मूल रूप से मिलकर के, अपनी ही जाति के स्वर से मिलकर के अपना दीर्घ रूप तैयार करते हैं, तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अयोग वाह। अब तक आपने 11 स्वरों के बारे में जान लिया। हम पहले से ही बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, और टीचर अंत में आकर के बता देती थी कि अंग और अह, तो छोटे बच्चों के लिए बता दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अयोग वाह क्यों कहा जाता है, या इनको स्वरों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है। नहीं तो निश्चित संख्या 13 होनी चाहिए। अयोग वाह इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका योग ना तो स्वरों में होता है और ना ही व्यंजनों में होता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के इन 52 वर्णों के योग में इनको जोड़ा जाता है, जोड़ के रखा जाता है। महायोग में ये भी शामिल है। तो ये है अंग और ये है अह। इसके बाद व्यंजन देखें। व्यंजन में क्या होता है कि शुरुआती 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि कुल मिलाकर के 25 वर्ग ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करती है, इसलिए हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब जैसे क वर्ग है तो पूरा का पूरा इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ये सारी की सारी ध्वनियां कंठ है। आखिरी जो पंचमाक्षर होते हैं ये इनका तो नासिका रहता है, ये नासिक की ध्वनियां इनको कहा जाता है। ग, य, ड़, न, म, ये सब नासिक की ध्वनियां हैं, यानी कि क से लेकर के घा तक ये इनका उच्चारण स्थान कंठ है, सिर्फ कंठ है। लेकिन उंगा की बात करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों है, इसलिए ये कहेंगे कि ये सारी की सारी ध्वनियां कंठ ध्वनियां हैं। इसी तरह से चा है तो चा छा जा जा यहां, तो ये तालव्य ध्वनियां। तो अगले वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। फिर देखें य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो। देखिए आप इनका उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व, ये जो है ऐसा लगता है जैसे स्वरों के लक्षणों को लिए हुए हैं और व्यंजन तो है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 होती है। अगर पूछा जाए सवाल बने कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 4। स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 25। इसी तरह से देखें ऊष्म व्यंजन, श, ख, स, ह, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण में वायु जब निकलती है तो घर्षण के साथ निकलती है, तो एक ऊष्मा पैदा होती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन है। आरंभिक दौर में क्ष और ज्ञ सिर्फ 3 संयुक्त व्यंजन कहे जाते थे, लेकिन समय के साथ वर्णमाला अद्यतन हुई, अपडेट लिया उसने, और श्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या मानक हिंदी वर्णमाला में 4 मानी गई है। और इसके बाद द्विगुण व्यंजन, जिन्हें हम उच्छुक्त व्यंजन भी कहते हैं, वो है ड़, जिनका प्रयोग इस तरह से होता है कि लड़की और बूढ़ा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी शब्द का आरंभ इन व्यंजनों से हो, लेकिन इनकी गणना हम लोग 52 में करते हैं। आगे देखें आगत ध्वनियां अ, ज और फ। अ क्या है? जैसे हम कहते हैं हॉस्पिटल, तो अंग्रेजी का जो उच्चारण है, बहुत सारे शब्द हिंदी में उसी तरह से शामिल हो गए हैं, तो अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण हम उसी हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर, हॉस्पिटल, टॉर्च, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और सही उच्चारण करते हैं। ये हालांकि हिंदी वर्णमाला में नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें जानना चाहिए कि आगत ध्वनि है,
इसे हमने स्वीकारा है, एक्सेप्ट किया है। और ज और फ माने बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं उर्दू अरबी फारसी के जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। अब हम कहें इंतजार तो वो ठीक है, जैसा शब्द है उसी हिसाब से हम उसका प्रयोग करें। जब हम कहते हैं गजल तो ये सही उच्चारण है। अब हम कहें गजल तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जो शब्द जिस रूप में है जिसका उच्चारण जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही किया जाना चाहिए। इसके बाद है देखिए द्वित्व व्यंजन, यानी कि जब एक व्यंजन स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर सहित व्यंजन के साथ आए तो वो है द्वित्व व्यंजन। जैसे बच्चा, पक्का, तो चा के बाद फिर चा स्वर रहित है और उसके बाद ये वाला चा जो है स्वर के साथ है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। इसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर, इसमें क्या होता है कि ये विजातीय मामला है, यानी कि श है, ये स्वर रहित है और फिर दूसरा वर्ण आ गया है तो ये संयुक्ताक्षर कहलाएंगे। इसी तरह से उपयुक्त व्यंजन जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थानों के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।